नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम द्विवेदी युग के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये द्विवेदी युग का हमारा तीसरा वीडियो है। दो वीडियोज द्विवेदी युग के चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत मैंने 60 क्वेश्चन कराए हैं द्विवेदी युग के, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट हुए प्रश्न कराए हैं। और इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना समय गंवाए मैं शुरू करता हूँ आज के प्रश्नों का सिलसिला। इस वीडियो का पहला प्रश्न है और इस सीरीज का पूरा द्विवेदी युग का 61वां है। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी हैं, विचारों में गांधीवाद है। जो धर्म में विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं, विचारों से गांधीवादी हैं और साहित्य में अभिधावादी हैं, कोई भी बात सीधे सीधे कहना पसंद करते हैं। मैथिली शरण के बारे में, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में ये किसने कहा है? तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, अवसान यानी समाप्ति की ओर था दिन। गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? ये जो पंक्तियां ली गई हैं, दिवस का अवसान समीप था यानी दिन खत्म होने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला यानी आसमान जो है लाल, आसमान में लालिमा थी, लाल रंग की, जब जैसे सूर्यास्त होने वाला होता है। तो ये किस महाकाव्य से ली गई पंक्तियां हैं? देखिए, कुछ पंक्तियां इतनी फेमस होती हैं कि जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती हैं। कुछ ही पंक्तियां हैं, स्पेशली पंक्तियों वगैरह से संबंधित प्रश्न पीजीटी में ज़्यादा बनते हैं, टीजीटी में थोड़े बहुत बनते हैं, मगर बनते हैं। तो जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं प्रमुख कवियों की, चाहे द्विवेदी युग हो, भारतेंदु युग हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, आदि काल हो, वो आपको हर कालखंड की 10, 20, 25 कविताएं, रचनाएं, आपको मुख्य मुख्य पंक्तियां तो कम से कम याद होनी चाहिए कि ये इसमें से है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। ये किसकी पंक्तियां हैं? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये पंक्तियां ली गई हैं प्रिय प्रवास से। हरिओत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का की जो रचना है प्रिय प्रवास, ये उसी से ली गई है। ठीक है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, प्रथम प्रथम महाकाव्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी के बारे में जानते ही हैं, जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, साकेत तो आपको पता ही होगा, अयोध्या का ही एक नाम है, बौद्धकालीन नाम साकेत अयोध्या का ही एक नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुड़ाल गीत के रचयिता कौन थे? कुड़ाल गीत एक रचना है, इसके रचयिता का नाम पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध, दिनकर। तो ये जो रचना है कुड़ाल गीत, दरअसल ये नाम इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, मगर ये मैंने जब इसको सर्च किया गूगल पे तो आपको इस तरह से इस पुस्तक का नाम मिलेगा, कुड़ाल गीत के तरह, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। और ये रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। सम्राट अशोक के पुत्र थे कुणाल, तीसरे नंबर के शायद, उन्हीं के ऊपर ये लिखा गया खंड काव्य है कुणाल गीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास। कौन सा जो है कृष्ण के ऊपर लिखा गया खंड काव्य है?
तो इसमें से जो द्वापर है, द्वापर, ये मैथिली शरण गुप्त जो जी द्वारा लिखा गया खंड काव्य है, जो कृष्ण के जीवन पर, यानी इसके नायक कृष्ण हैं। और इसमें कुल 16 खंड हैं। कितने हैं? 16 खंड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और ये जो उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल के लोग हैं, उन्होंने ये कभी न कभी सुना होगा। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? क्योंकि मैं भी पूर्वांचल से ही बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर का रहने वाला हूँ मैं भी। फिलहाल तो दिल्ली में हूँ, वर्किंग हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, टीजीटी। तो टीजीटी हिंदी की पोस्ट पर। तो ये जो है, ये रचना किसकी किसकी है पूछा जा रहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी की, बंशीधर शुक्ल की, विश्वनाथ पाठक की, अदम गोंडवी की। साथ में देखिए हिंट दिया गया है, अवधी सम्राट की, यानी जो अवधी सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बंशीधर शुक्ल को अवधी सम्राट के रूप में। ये उन्हीं की लाइनें हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक आपने और सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत जा गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू काम पर लुटाए जा। ये भी इन्हीं की पंक्तियां हैं। ठीक है, वंशीधर शुक्ल जी। और ये लखीमपुर खीरी के, खीरी से बिलोंग करते हैं, लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे गांधी बाबा के बिन, गांधी बाबा के बिन। एक है अछूत की होरी, अछूत की होरी, ये ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है कभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? यानी किस रचना का संबंध महाभारत की कथा से नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक संहार, सैरंध्री। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसका संबंध जो है महाभारत की कथा से नहीं है? तो इसमें से आप लोग जानते होंगे कि वन पर्व वगैरह भी इसमें है, महाभारत में आता है। और वक संहार, सैरंध्री, ये सब उसी से जुड़े हुए, महाभारत की कथा से ही जुड़े हुए प्रसंग हैं। मगर ये जो शक्ति है, ये महाभारत की कथा से इसका संबंध नहीं है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद। तो जो मानकीकृत भाषा की बात है, या शुद्ध हिंदी जिसे हम कहते हैं आज के अपनी उसमें बोलचाल में, तो जो मानक भाषा है उसका स्वरूप सबसे पहले उस पर विचार करने वाले विद्वान जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्हीं के नाम पर जो है इस द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही। और इन्होंने ही सबसे पहले इस परिकल्पना को सामने रखा लेखकों कवियों के, कि हमें जो है एक मानक भाषा प्रयोग करनी चाहिए। और ये वो करते भी थे, सरस्वती के माध्यम से कवियों की जो छोटी मोटी त्रुटियां होती थी उनको तो सुधार देते थे, ज़्यादा होता था तो उनको नोट करा देते थे, वापस भेज देते कि आप ये चीज़ें सुधार करके भेजिए, हम इसको तब छापेंगे। इस तरह से धीरे धीरे पहले अड़चने भी आई, मगर धीरे धीरे जब आज हम जो हिंदी का मानक रूप देखते हैं वो द्विवेदी जी की देन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो सबसे पहले विचार करने वाले विद्वान जो है मानकीकृत भाषा का, हिंदी के मानकीकृत रूप का सबसे पहले विचार करने वाले, विधिवत विचार करने वाले विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी एक रचना है, महाकाव्य है, जिसके रचयिता का नाम पूछा गया है। श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान।
हल्दी घाटी किसकी रचना है? ये महाकाव्य है। इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे जी। कौन है? हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की। इनकी एक और रचना है जौहर, ये भी महाकाव्य है। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जौहर ये भी महाकाव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद मिश्र। जगदम्बा प्रसाद मिश्र, इनमें से किसका उपनाम जो है हितैषी है? तो ये है जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी का। इनका उपनाम जो है हितैषी है। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन, राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनही, मैथिली शरण गुप्त। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? ये है गया प्रसाद शुक्ल सनही जी की। गया प्रसाद शुक्ल सनही। इनका एक टाइटल और है, ये तो सनही उपनाम है, ये त्रिशूल के नाम से भी इनको जाना जाता है। त्रिशूल, क्योंकि ये देशभक्ति से संबंधित रचनाएं जो है त्रिशूल उपनाम से करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है काम नहीं हो पा रहा था, और जानते हैं कि अब सर्विस के साथ साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप भी सर्विस में आएंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टेक्नोलॉजी का, धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ, और बिना स्टूडेंट्स के पढ़ा पाना थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट जो है हमारे हौसले को थोड़ा बढ़ाता है कि नहीं, हाँ लोग पसंद कर रहे हैं कंटेंट को, हमारे प्रयास को, हमारी मेहनत को, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, आदमी थका महसूस नहीं करता है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। रचनाएं भी मैं वैसी ही चुनता हूँ जो बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, और संभावना रहती है कि यही ज़्यादा पूछी जाती हैं। और ऐसे तो आप भी जानते हैं कि कई हज़ार कई लाख प्रश्न बन सकते हैं हिंदी साहित्य में। तो मैं 1000-1500 का टारगेट इसलिए लेके चला हूँ कि कुछ सेलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन हों जिसके इर्द गिर्द किसी भी परीक्षा में बहुत सारी हेल्प आपकी हो सके। पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी जी का है। किसका है? रामनरेश त्रिपाठी जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उजड़ ग्राम, जासूस, ऋतुसंहार, रस कलश। तो ब्रज में जो है इन्होंने गोल्ड स्मिथ की एक रचना है, डेजर्टेंड विलेज। डेजर्टेंड यानी उजड़ा हुआ गांव, ऐसे इसी तरह का कुछ टाइटल है इसका। डेजर्टेंड विलेज। गोल्ड स्मिथ की रचना है, इसका अनुवाद इन्होंने ब्रज में किया है। इसके अलावा कई रचनाएं इनकी, जैसे एक हरमिट है, इन्हीं की गोल्ड स्मिथ की हरमिट, उसका अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से किया है। एकांतवासी, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी। और ट्रैवलर का श्रांत प्रतीक के नाम से किया है। एकांतवासी योगी जो है खड़ी बोली में है, खड़ी बोली हिंदी में है, और श्रांत पथिक भी। श्रांत पथिक ये ट्रैवलर का अनुवाद है। श्रांत पथिक, श्रांत पथिक। ब्रज में जो है उजड़ ग्राम है।
ट्रेवलर, 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 इस तरह की रचना है। और ब्रज उजड़ ग्राम को कैसे याद रखेंगे? जैसे ब्रज है, मथुरा है, ये सब ब्रज को तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र ही माना जाता है। बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे मतलब छोटे मोटे गाँव को मिला करके एक ब्रज क्षेत्र माना जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र को रिलेट करेंगे इससे, उजड़ ग्राम को। तो डिजर्टेंड विलेज, आजकल गांव भी उजड़े से ही हो रहे हैं, लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो उजड़ ग्राम का जो है ब्रज में है। ठीक है, ब्रज को गांव से जोड़िएगा। गायें पाली जाती हैं, गांव में खेती होती है और सब चीज़ें होती हैं। तो उजड़ ग्राम जो है ब्रज में अनुवादित है। और बाकी जो एकांतवासी योगी है और शांत पथिक, ये दोनों जो है खड़ी बोली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। ये जो है श्रीधर श्रीधर पाठक जी की रचना है, मौलिक। इनके अधिकतर काव्य जो है अनुवादित हैं, अनुदित हैं, मगर इन्होंने जो मौलिक लिखा है ब्रज भाषा में, ये श्रीधर पाठक का मनोविनोद भाग 1, 2, 3 जो है मौलिक काव्य है। मौलिक यानी खुद की रचना है, अनुवाद नहीं है, और ब्रज में है। ठीक, ब्रज भाषा में है। और इसमें जो मनोविनोद भाग 1 के बारे में मैंने पढ़ा, इसमें जो शुरुआती कविताएं थी इनकी वो संकलित हैं, और 2-3 के बारे में मुझे पता नहीं है। और ये होता है ना कि कोई कवि शुरुआत में जब लिखना शुरू करता है तो उस समय की रचनाएं थोड़ी कच्ची पक्की सी होती हैं। नहीं, शुरू शुरू में हम खाना बनाना शुरू करते हैं तो कच्चा पक्का हो जाता है, रोटी बनाने शुरू करते हैं तो या तो जल जाती है या तो कच्ची रह जाती है। ठीक उसी तरह से ये इसको जो है प्रकाशित नहीं करवाना चाहते थे पाठक जी, मगर इसको बाद में जो है बहुत तवज्जो दिया लोगों ने, बहुत सराहना की, तो ये संकलन बना मनोविनोद भाग 1, 2, 3 करके। इसमें इनकी शुरुआती रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔंध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। पारिजात किसका महाकाव्य है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी का। पारिजात किसकी रचना है? हरिऔंध की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा। मिश्र होना चाहिए सही। तो इनमें से कौन जो है मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु थे? या ऐसे करिए, कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी किसे अपना साहित्यिक गुरु मानते थे, है ना? ये इसको इस तरह से भी, क्योंकि वैसे गुरु किसी को बनाना मानना यहाँ पर मानने वाली बात है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये क्रेडिट देते हैं अपनी तरफ से। तो ये इसका सही ऑप्शन जो है सी है। ये बहुत पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। पूछा जाता है, द्विवेदी युग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा है? द्विवेदी युग तक आते आते आपको देखने को मिलेगा कि कविता में खड़ी बोली का ठीक ठाक चलन हो चुका होता है भारतेंदु युग व्यतीत होने के बाद। यानी ब्रज का धीरे धीरे अब उठान हो रहा था, मगर उसके बावजूद एक ऐसे कवि हैं हमें द्विवेदी युग में मिलते हैं जिन्होंने पूरा अपनी पूरी रचनाएं, संपूर्ण रचनाएं जो है ब्रज भाषा में की। वो कौन है? रत्नाकर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इन्होंने जो है अपना पूरा काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? यानी एक सगुण अपनी मातृभूमि को एक साकार रूप में देखने का काम किस साहित्यकार ने किया है, ये पूछा जा रहा है। राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में, एक सगुण मूर्ति के रूप में कहा है, इसकी वंदना की, इसकी पूजा की है, किसने की है? मैथिली शरण गुप्त जी ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ये किया है
मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण, इनकी कविता है मातृभूमि ही, उसी से ली गई ये पंक्तियाँ हैं, है ना। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है मातृभूमि, उसी की पंक्तियाँ हैं, और ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतु संहार किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। एक तो ऋतु संहार आपको पता होगा संस्कृत की है, जो कालिदास की है ना, संस्कृत में रची गई है। इसमें ऋतुओं का वर्णन है, छठ ऋतुओं का, छह ऋतुओं का जो है, ग्रीष्म, वसंत, शिशिर, हेमंत, सभी ऋतुओं का वर्णन है इसमें प्रकृति चित्रण के साथ। और जो हिंदी में रचा गया है ऋतु संहार, ये किसके द्वारा रचा गया है पूछा जा रहा है। तो ये रचना जो है श्रीधर पाठक जी की है। किसकी है? हिंदी में इन्होंने, श्रीधर पाठक जी ने ऋतु संहार लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि अगर हम द्विवेदी युग में कोई एक ऐसा कवि ढूंढें जो पूरे द्विवेदी युग को रिप्रेजेंट करता है, कर सकता है, वो कौन होगा? संपूर्णतः प्रतिनिधि कौन है द्विवेदी युग का? तो इस रोल में हमें कौन मिलते हैं? गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। संपूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाले द्विवेदी युग के कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान अवदान के बावजूद भी जो प्रतिनिधित्व है एक युग की रचना के क्षेत्र में, वो मैथिली शरण गुप्त जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कवि हैं जिनको जो है ये क्रेडिट दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? यानी मैथिली शरण गुप्त जी काव्य की किस विधा में या किस परंपरा में ज़्यादा हमें विशेषज्ञ के रूप में मिलते हैं, या किस रूप, साहित्य रूप का वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं किसके, ये पूछा जा रहा है। नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में, मुक्तककार कार के रूप में। तो आप देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी जो है हमारे सामने प्रबंधकार के रूप में आते हैं। कई सारे प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे हैं। इनका जो है सबसे विकसित रूप हो जाएगा इनकी प्रतिभा का, जिस साहित्य रूप में हमें देखने को मिलता है, ये प्रबंधकार के रूप में हमें सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। एक सफल प्रबंधकार के रूप में हम इनको देख सकते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है हिंदी टीजीटी पीजीटी, उसमें आप जा कर के ये सब वीडियोस दे सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और थोड़ा फ्रिक्वेंटली ज़्यादा मैं आपको दे पाऊँ, क्योंकि टाइप वगैरह करने में बहुत समय लगता है। अकेले सब, अकेले का काम नहीं है, ये टीम बनानी पड़ेगी, मगर अभी संभावना दिख नहीं रही है कुछ इस तरह की कि एक दो लोगों को हायर करके सब काम कराया जाए। नहीं तो एवरेज एक वीडियो तो कम से कम रोज़ डाली ही जा सकती है, मगर अकेले की बस की नहीं है। क्योंकि हिंदी टाइपिंग आप जानते हैं कि शुद्धता के साथ करना कितना आसान काम है, आप लोग करते होंगे। और जो पंक्तियाँ वगैरह होती हैं, जो ऐसे कथन होते हैं, उसमें कामा का और सिंगल इन्वर्टेड कामा का, डबल इन्वर्टेड कामा का स्टेटमेंट है, तो पंक्तियाँ हैं, तो ऐसे बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। क्योंकि जब अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, अगर हम ही नहीं इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, तो दूसरे से, किसी से उम्मीद करना बेईमानी होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम मिस्टेक हो मेरी टाइपिंग में और बोलने में। बोलने का तो खैर जानते हैं कि जितना आदमी सोचा रहता है उतना कभी भी नहीं बोल पाता है, जानता है जितना वो भी नहीं बोल सकता हमेशा एक बार में। मगर ये है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपसे मतलब फालतू बातें कम करूँ, आपके काम की ज़्यादा करूँ, क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका भी मेरा भी। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। पुराने वीडियोज़ के लिए आप हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार और मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आपको अच्छा लगा है तो किसी और को इसका लाभ ज़रूर मिले। धन्यवाद।